Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to continue with judiciary. Alright, we have already covered Supreme Court और आज हाई कोर्ट करने वाले हैं. हाई कोर्ट इन ये जो आर्टिकल्स हैं इन सब के अंदर हाई कोर्ट से रिलेटेड बातें की गई हैं. ठीक है, आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 ये पार्ट 6 के अंदर आता है. ओके, तो टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट. हाई कोर्ट जो टॉप पोजीशन में होता है अगर स्टेट की बात की जाए. ठीक है, ये ऑलरेडी हम हिराकी देख चुके हैं कल सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ऑलराइट, सो इट वाज ओरिजिनेटेड इन 1862, सेट अप एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास. ठीक है, देन फोर्थ हाई कोर्ट इन 1866 एट इलाहाबाद. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है कि एक हाई कोर्ट हो हर स्टेट के लिए. ठीक है, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है. मतलब 25 ही हाई कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में. So the 7th Amendment Act of 1956 provided that Parliament can establish a common high court for 2 or more states or UTs. Okay, 25 हाई कोर्ट्स हैं. अभी रिसेंटली 25th हाई कोर्ट जो बना है वो आंध्र प्रदेश में बना है. ठीक है, इससे पहले आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, बोथ ऑफ दीज स्टेट्स ये मद्रास हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में थे. ओके, ये फैक्चुअल डेटा है. यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दीज फैक्चुअल डेटाज ऑलरेडी. दिल्ली इज़ द ओनली यूटी टू हैव अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन. 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना था, इस्टेब्लिश हुआ था. ओके, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूटी. जो पार्लियामेंट है इट कैन एक्सटेंड और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूटी. पार्लियामेंट बढ़ा भी सकता है किसी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किसी यूटी के ऊपर और कम भी कर सकता है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्ट 6 में आता है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन होते हैं? एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस, और इनकी संख्या प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं. ओके, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की आई एम सॉरी ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू. ओके, और कंसल्ट किया जाता है उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट से. ठीक है, तो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट के को कंसल्ट करने के बाद. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ अदर जजेस प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं बाकी के जजेस को भी, और कंसल्ट किसके साथ करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है. प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी एंड जज को भी, जज ऑफ हाई कोर्ट को भी. ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के केस में वो कंसल्ट किस किस से करते हैं? वो केवल दो ही एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं और गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. और अदर जजेस के केस में वो CJI, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, इन 3 पोस्ट से कंसल्ट किया जाता है. क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 years. या तो जुडिशियल ऑफिस उनके अंडर में हो 10 साल के लिए, या फिर वो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के 10 years के लिए. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये क्या कंडीशन थी? सुप्रीम कोर्ट में कंडीशन थी कि या तो 5 साल के लिए जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट ऑफ एनी हाई कोर्ट, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़रों में. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस थी.
यू हैव टू कनेक्ट दीज क्वालिफिकेशंस ऑफ बोथ द जजेस, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी और जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी। जब आप कनेक्ट करेंगे और आपको डिफरेंस मालूम होगा या सिमिलैरिटीज़ मालूम होंगी, तो इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, ओथ एंड फॉर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये देखिए काफ़ी ऑब्वियस है कि गवर्नर के सामने ही जो है शपथ ली जाएगी, क्योंकि देर आर सो मैनी हाई कोर्ट्स इन आर कंट्री, ठीक है। अब हाई कोर्ट्स इतने ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जजेस जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो प्रेसिडेंट सबको शपथ नहीं दिला पाएगा, राइट। तो उसके लिए गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस के लिए गवर्नर। टेन्योर ऑफ जजेस अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में ये 65 ईयर्स है, राइट। और इनकी एज से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को प्रेसिडेंट देखते हैं। कैन रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 के अंडर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सैलरीज जो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज की जाती है, लेकिन जो पेंशन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और जो पेंशन होती है वो कितनी होती है, 50% ऑफ द सैलरी लास्ट ऑन, ओके। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, ट्रांसफ़र देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और थर्ड जजेस केस में ये बोला था कि अगर ट्रांसफ़र करना है तो CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा कोलिजियम के साथ, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रांसफ़र अगर किया जाता है तो कोलिजियम सिस्टम से कंसल्ट किया जाता है, ओके। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देखिए कल भी मैंने आपको बताया था हिरार्की के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके नीचे होंगे जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब जब यहाँ पे वैकेंसी होंगी तो जज ऑफ हाई कोर्ट ही उसे फिल करेंगे, ऑलराइट। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ठीक है। 3 केसेस में ही करते हैं, या तो ऑफिस वैकेंट हो, या फिर ही और शी इज़ टेम्परेरीली एबसेंट, या फिर अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़। और ये सेम था सुप्रीम कोर्ट के केस में भी, ठीक है। तो इन तीनों केस में प्रेसिडेंट किसी भी जज को हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना सकते हैं, ऑलराइट। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, प्रेसिडेंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को नियुक्त कर सकते हैं एज एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ये टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एज एडिशनल जज, ठीक है। और कब नियुक्त किया जाता है, जब टेम्परेरीली इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट, जब टेम्परेरीली बिजनेस जो है इंक्रीज हो जाए किसी हाई कोर्ट में, तब ये नियुक्त किया जाता है। और प्रेसिडेंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एक्टिंग जज भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी एडिशनल जज की, अब यहाँ पे बात हो रही है एक्टिंग जज की, ठीक है। तो एक्टिंग जज भी बनाया जा सकता है किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को। कब बनाया जा सकता है, व्हेन ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीजंस, ठीक है। व्हेन द जज ऑफ दैट हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परेरीली एज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या तो वो एब्सेंस हो उनके एब्सेंस में, या फिर कोई और रीज़न, या फिर वो जज टेम्परेरीली जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की पोस्ट पर हो, ठीक है। एक्टिंग जज होल्ड्स ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम्स, और वो तब तक ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक वो परमानेंट जो जज थे वो वापस रिज्यूम ना करें अपनी ड्यूटी, ऑलराइट। एंड ही कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स, ओके। अब रिटायर्ड जज से रिलेटेड कुछ इसके अंदर प्रावधान है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज of the High Court or any other High Court
टू एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट किसी भी रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को टेम्परेरी पीरियड के लिए काम करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट के अंदर बात की जा रही है। प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दैट रिटायर्ड जज। ठीक है, प्रेसिडेंट और रिटायर्ड जज की प्रीवियस कंसेंट के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। और जो अलाउंसेस होंगे, भत्ते जो दिए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और जो प्रिविलेजेस होंगे वो सारे जज ऑफ दैट हाई कोर्ट के इक्वल ही होंगे। ऑलराइट, इंडिपेंडेंस ऑफ अ हाई कोर्ट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सारे सेम पॉइंट्स हैं, तो बार बार सेम पॉइंट्स को करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में ही उन्हें अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ अ हाई कोर्ट। अब ज्यूरिसडिक्शन और पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डजंट कंटेन डिटेल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल प्रोविजंस में नहीं गिवन है ज्यूरिसडिक्शन हमारे हाई कोर्ट की। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 226, वेस्टेड विद द पावर ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी कर सकता है हाई कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ अ हाई कोर्ट आर गवर्न्ड बाय, जो ज्यूरिसडिक्शन होती है और उसकी जो पावर होती हैं हाई कोर्ट की, वो इन सब से डिफ़ाइन की जाती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं है। तो किन किन चीज़ों से डिफ़ाइन की गई हैं या गवर्न की गई हैं हाई कोर्ट की पावर या फिर ज्यूरिसडिक्शन? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, द लेटेस्ट पेटेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी और सीपीसी एंड आईपीसी। ठीक है, अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसके अंडर कौन कौन से मैटर्स आते हैं जिसके लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ओके, मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी। ठीक है, अब एडमिरलिटी क्या होता है? देखिए, एडमिरलिटी वो केसेस होते हैं जो शिप्स से या फिर सी से या फिर नेविगेबल वाटर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, या तो शिप्स से रिलेटेड हो या फिर सी या फिर नेविगेबल वाटर। ऑलराइट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड सारे के सारे केस मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी में आते हैं। ऑलराइट, एंड एनीवन कैन अप्रोच हाई कोर्ट अंडर दीज मैटर्स। ओके, या फिर वो मैटर विल का हो या फिर मैरिजेस का हो या फिर डिवोर्स, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, डिस्प्यूट्स related to the election of member of parliaments and state legislatures. सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अगर इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते थे। लेकिन अगर MLA या फिर MP इनके इलेक्शन से कोई भी डिस्प्यूट है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, ये हाई कोर्ट के जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स और एन एक्ट ऑफ ऑर्डर्ड और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 226, केसेस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द 4 हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। मतलब इन चारों कोर्ट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन भी है अगर केस ज़्यादा वैल्यू का होता है तो। ठीक है, मतलब किसी सिविल मैटर में जो कि हाई वैल्यू का केस है, आप डायरेक्ट इन कोर्ट्स को भी अप्रोच कर सकते हो। ये इस पॉइंट का मीनिंग है। The Calcutta, Bombay and Madras High Courts also had original criminal jurisdiction before 1973.
ये इसका मतलब है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते थे किसी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर, ठीक है। ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन वो एबॉलिश कर दिया गया CRPC 1973 के बाद, ठीक है। मतलब CRPC 1973 के अंडर इस जुरिस्डिक्शन को एबॉलिश कर दिया। नाउ रिट जुरिस्डिक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इसकी रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 के अंडर आती है। हेबियस कॉर्पस मैंडेमस सर्चरी प्रोहिबिशन एंड quo warranto फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पसेस, ऑलराइट। और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन की जो मतलब ये इसकी रिट जुरिस्डिक्शन लार्जर है सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन से, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही है, लेकिन ये अदर पर्पसेस के लिए भी है हाई कोर्ट में, ऑलराइट। कैन इशू रिट्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन इफ द कोर्स ऑफ एक्शन अराइजेज इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। नॉट एक्सक्लूसिव बट कंकरेंट विद सुप्रीम कोर्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। नाउ एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका लिटरल मीनिंग, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट की वो पावर है जिसके थ्रू हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जजमेंट में चेंजेस ला सकता है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ओके। हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जो भी किसी हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन सब की जजमेंट के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, सिविल में और क्रिमिनल मैटर्स में, ऑलराइट। अब सिविल मैटर्स देखते हैं। फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाइज डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट ऑन बोथ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। जो पहली अपील होगी किसी ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो जजमेंट होगी उसके खिलाफ आप पहली अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अपील इन द केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, और दूसरी बार अपील केवल तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, ओके। द कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट हैव प्रोविजन ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील्स। अब इंट्रा कोर्ट अपील्स क्या होता है? इंट्रा कोर्ट अपील्स का मतलब है एन अपील प्रिफर्ड बिफोर द लार्जर बेंच ऑफ द सेम कोर्ट, ठीक है। और ये केवल और केवल सिविल केसेस के लिए स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, इंट्रा कोर्ट अपील्स वो अपील्स होती हैं, मान लीजिए आपने कोई अपील की किसी हाई कोर्ट में, मान लीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट में आपने अपील की, ठीक है, और आपके केस की जजमेंट आई एक जज के थ्रू, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप उस पर 2 जजेस फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे उस केस पे, एंड देन वो सेम कोर्ट में ही, मतलब लार्जर बेंच होगी सेम कोर्ट में, ओके। अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स लाइज टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जो ट्रिब्यूनल्स की जो जजमेंट होगी उसके अगेंस्ट भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये हम वैसे स्टडी करने वाले हैं बाद में, ठीक है, तो आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ट्रिब्यूनल्स, ये हम देखने वाले हैं बाद में, ऑलराइट। तो ये सिविल मैटर्स था। अब क्रिमिनल मैटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अपील्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का ही पार्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में हम इसको स्टडी करेंगे। एंड एडिशनल सीनियर्स कोर्ट, ये भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर आता है। लाई टू द हाई कोर्ट इफ़ द सेंटेंस इज ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में 7 या फिर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ऑलराइट। दूसरा पॉइंट है, डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय अ सेशन कोर्ट शुड बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर एग्जीक्यूशन। अब अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया है तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट उसे
कंफर्म किया जाएगा हाई कोर्ट के थ्रू, ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले। और ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ऐसा करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक्यूज्ड अपील करता है तो भी, अगर अपील नहीं करता है तो भी हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगा ही करेगा, ठीक है। बोथ द केसेस में हाई कोर्ट को कंफर्म करना ही करना है अगर डेथ सेंटेंस है तो। ऑलराइट, इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। कई सारे प्रोविजंस गिवन हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, जिनके अगेंस्ट भी आप हाई कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने आपको उनके अंडर कोई जजमेंट दी है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ओके, सुपरवाइजरी jurisdiction, power of superintendence over all courts tribunals functioning in its territorial jurisdiction, ठीक है। तो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, ठीक है, सुपरिटेंडेंस की पावर है किन किन के ऊपर, सारे के सारे कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स जो फंक्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर। ओके, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, इन्हें छोड़ के बाकी सारे कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स जो कि हाई कोर्ट की टेरिटरी में है, सुपरिटेंडेंस की पावर होती है हाई कोर्ट के पास। ओके, दस इज इट में कॉल्स फॉर रिटर्न्स फ्रॉम देम, मतलब कोई केस या फिर कोई जजमेंट रिटर्न कराई जा सकती है हाई कोर्ट के थ्रू। मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग ऑफ दैम। प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट्स आर टू बी केप्ट। तो ये सारी पावर्स होती हैं जो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है हाई कोर्ट की। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे कंट्रोल कैसे किया जाता है हाई कोर्ट के थ्रू, कौन कौन सी पावर के अंडर किया जाता है वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर। कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो गवर्नर होता है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है, ठीक है, कौन कौन से मैटर्स में, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। ये हम कल जो लेक्चर आने वाला है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, उसके अंदर भी हम ये स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इट डील्स विद द मैटर्स ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफ़र एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। Can withdraw a case pending in a subordinate court if it involves a substantial question of law that requires the interpretation of the constitution। अगर कोई केस है वो पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट में और इट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाई कोर्ट उसे विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। आइदर डिस्पोज ऑफ द केस, या तो उस केस पे जजमेंट सुनाएगा, ठीक है, और डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिटर्न द केस विद इट्स जजमेंट। ऑलराइट, its law is binding on all subordinate courts functioning within its territorial jurisdiction। जो हाई कोर्ट के जो लॉ होंगे वो बाइंडिंग होंगे सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो कि एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट की पर्टिकुलर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। ओके, नाउ अ रिकॉर्ड ऑफ कोड, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वी हैव ऑलरेडी सीन इट in the last lecture as well। The judgment proceedings and the acts of the high courts are recorded. It has power to punish for contempt of court with imprisonment, fine or both। Okay, contempt of law hasn't been defined in the constitution। constitution के अंदर ये define नहीं किया गया है। power of judicial review under article 13, ठीक है, हम कई बार ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं। To examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both central and state government। ये इस पावर के अंडर, इस आर्टिकल के अंडर स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स हैं या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, उन सब की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जाता है अंडर आर्टिकल 13 बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर वो इनवैलिड होता है तो इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑलराइट, जुडिशियल रिव्यू हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है ये पर्टिकुलर वर्ड जुडिशियल रिव्यू। ओके, और इसकी पावर आर्टिकल 13 में है एंड 226
ये दोनों आर्टिकल एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन अ हाई कोर्ट. ऑलराइट. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैन बी चेक्ड ऑन 3 ग्राउंड्स. अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कैसे की जाएगी? ये तो हमने देख लिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा. ठीक है, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा उस लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट को या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को. लेकिन हम चेक कैसे करेंगे? तो चेक इन 3 चीज़ों से करेंगे. या तो इन्फ्रिंज कर रहा हो वो फंडामेंटल राइट्स को, या फिर आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी विच हैज़ फ्रेम्ड इट, या फिर इट इज़ रिपग्नेंट, मतलब वो उसके अपोजिंग हो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अपोजिंग है, तो भी उस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है. ठीक है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी हाई कोर्ट से वो छीन ली गई थी. देन 43rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसे रिस्टोर किया गया अगेन. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, ये जो हमने अभी ट्रिब्यूनल्स के बारे में स्टडी किया, आर्टिकल 323, यस, आर्टिकल 323A एंड 323B, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किए गए थे. ओके, 1976. ऑलराइट. Kolkata High Court has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Islands. These are some factual data. ठीक है, you can just go through them once. दादर नागर हवेली दमन एंड दीव अब तो एक ही यूनियन टेरिटरी है ये, और इनकी जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर है. मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिस इज अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. एंड नागालैंड, इन चारों स्टेट की जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर है. पुडुचेरी एंड तमिलनाडु ये मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आते हैं. लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर आते हैं. ये फैक्चुअल डेटा है, एक बार रीड कर लीजिए. ठीक है. हाई कोर्ट ऑल्सो हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कैन एडवाइज ऑन मैटर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इफ स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर सो डिसाइड्स. देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास हमने देखा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी अंडर आर्टिकल 143. ठीक है. ऐसे ही हाई कोर्ट के पास भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो भी एडवाइस कर सकते हैं मैटर ऑफ लॉ पे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे, अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नर सो डिजायर्स. ऑलराइट. अब एक करंट केस था, आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस केस और नॉट, बट स्टिल इसके ऊपर बात कर लेते हैं. रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को. ठीक है. फॉर टू इनिशिएट अ मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ इलाहाबाद कोर्ट. ठीक है. इलाहाबाद कोर्ट के जज का नाम क्या था या फिर उस टाइम पे CJI कौन थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके चलते ये पूरी प्रोसीजर इम्पोर्टेंट हो जाती है. ठीक है. तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. आर्टिकल 217 ये बताता है कि जज ऑफ अ हाई कोर्ट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 217 के अंदर ये गिवन है कि जिस तरीके से आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 के अंदर इम्पीचमेंट होता है एक सुप्रीम कोर्ट के जज का, वैसे ही रिमूव किया जाएगा हाई कोर्ट के जज को भी. ठीक है. लेकिन इसके साथ इश्यूज़ क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो रिमूवल ऑफ अ जज इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस, काफ़ी टेडियस, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है. हमने देखा था कि पहले 50 मेंबर्स के साइन चाहिए, अगर राज्यसभा है तो, लोकसभा है तो 100 मेंबर के साइन चाहिए. देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, देन उसके पास एक कमेटी बनेगी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जिसके अंदर 3 मेंबर होंगे. अगर दैट कमेटी फाउंड दैट जज गिल्टी, तो उसके बाद वापस से वो पार्लियामेंट के अंदर पास होना चाहिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से. देन उसके पास जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड देन प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव करता है. तो आप खुद देखिए ये कितना लेंदी है, कितनी लेंदी प्रोसेस है. लैक ऑफ एनफोर्समेंट,
लैक ऑफ एनफोर्समेंट। ये अभी तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है कि ओनली बिन इन्वॉल्व्ड 3 टाइम्स। 1950 से 3 बार ही केवल ऐसा हुआ है, बट स्टिल कोई भी जज आज तक इम्पीच नहीं हुआ है टिल डेट। ये हम लास्ट लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। द प्रोसीडिंग्स आर सीक्रेट एंड द जज कंटिन्यू टू होल्ड द पोस्ट। गिल्टी जज टू बी लेट ऑफ ऑन द विम्स ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ वोटिंग। अगर कोई जज गिल्टी भी है तो भी मतलब वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कर क्या सकते हैं हम? वी कैन ब्रिंग अ न्यू जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, ठीक है। जुडिशियल स्टैंडर्ड हम ला सकते हैं या फिर एक अकाउंटेबिलिटी बिल ऐड किया जा सकता है। सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल जुडिशियल काउंसिल टू कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू एलिगेशंस ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनाया जा सकता है जो इसी सेपरेट काम के लिए हो, जो बस ये देखे जो जजेस पे जो एलिगेशंस लगते हैं इनकैपेसिटी के और मिसबिहेवियर के, बस वो इनको ही देखें, ठीक है। तो ये ऐसा किया जा सकता है। एक बार लॉ कमीशन के बारे में भी देख लेते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन विद अ टर्म ऑफ 3 years। तो जो लॉ कमीशन होती है स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सारी की सारी बॉडी हम स्टडी करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनती है और 3 साल के लिए बनाई जाती है। मेजर फंक्शन जो होते हैं इसके, लीगल रिफॉर्म्स लाना, ठीक है, एंड वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एडवाइजरी बॉडी ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी वर्क करती है। किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज क्रिएटेड बाय द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 और किसके अंडर में बनाया गया था? लॉर्ड मैकॉली के अंदर। और चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। पहली ही वीडियो के अंदर हम इस पूरे के पूरे एक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस आई रिकमेंड यू वॉच देम फर्स्ट, ठीक है। तो आपके लिए ये सब कुछ समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 में बना था विद MC स्टेलवार्ड एज इट्स चेयरमैन, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। ये हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। आई डोंट थिंक इससे बाहर कुछ बचा होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज।